लॉज ऑफ मोशन एक ऐसे इंसान ने दिए थे जिस इंसान को आज की डेट में बहुत ज्यादा हेट मिलती है, ठीक है। मैंने इसको खींचा तो इसकी पोजीशन चेंज हुई, मैंने जब इसको खींचा तब इसका मोशन हुआ, ठीक है, और जब मैंने इसको धक्का दिया तब भी इसका मोशन हुआ, ठीक है। दोनों टाइप में मोशन हो रहा है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स। आज हमें नया चैप्टर चालू करना है, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले हम एक चैप्टर कर चुके हैं, मोशन चैप्टर, जिसमें हमने देखा था कि मोशन कैसे होता है, ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स थे, पोजीशन थी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट था, स्पीड वेलोसिटी थी, और क्या था, एक्सेलरेशन था, इक्वेशंस ऑफ मोशन थी। ये सारी चीजें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ ली कि वो क्या बता रहे थे हमें, मोशन कैसे होता है, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी फैक्टर्स बताए थे, मतलब हम कैसे कैसे मोशन को अलग अलग देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमें पिछले चैप्टर में बताई। अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि मोशन क्यों होता है, ठीक है। पिछले चैप्टर में हमें पढ़ा था कि मोशन कैसे होता है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मोशन क्यों होता है, क्या रीजन है मोशन के होने का, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स कैसे कैसे काम करते हैं, या फिर ये किन लॉज के ऊपर बनता है, या फिर किन लॉज के ऊपर मोशन एग्जीक्यूट होता है बॉडीज का, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर्सेस क्या होते हैं, क्योंकि नाम में पहले नाम में फोर्सेस है, फोर्सेस और लॉज ऑफ मोशन है। तो हम पढ़ेंगे फोर्सेस क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ मोशन क्या क्या होते हैं, फिर लास्ट वाले लॉज ऑफ मोशन में हम और चीजें भी कुछ पढ़नी है, तो वो सारी चीजें हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ लेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, फोर्सेस और लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत फोर्सेस के बारे में, और एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा मैं लॉज ऑफ मोशन के लिए, ठीक है। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, पूरा लेक्चर नहीं है। आगे से मतलब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पूरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे प्रॉपर तरीके से। ये वाला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, थोड़ी बहुत डिटेल्स या फिर थोड़ा बहुत ओवरव्यू है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, या फिर ये चैप्टर किस बेसिस पे हमें आया है इस लेक्चर या फिर इस सिलेबस में, ठीक है। सो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है पता चल गया। अब हम पढ़ते हैं कि ये फोर्सेस और लॉज ऑफ मोशन हमें कहता क्या है, ठीक है। चलो सबसे पहले हेडिंग ही डाल देते हैं, क्योंकि वो तो इम्पोर्टेंट होती है। चैप्टर 9, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। इन लॉज ऑफ मोशन को ना हम कुछ और भी बोलते हैं, हम बोलते हैं इनको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इनको ये भी बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इनको हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है, या फिर थोड़े लेक्चर्स में पता चल जाएगा, अगले लेक्चर में या फिर इसी लेक्चर में पता चल जाएगा, ठीक है। हमारे पास में क्या है, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है। फोर्सेस क्या होते हैं, बुक में मेरे को मिलेगा कि फोर्स इज अ पुश और पुल और हिट, ठीक है। फोर्स इज अ पुश और पुल, बेसिकली फोर्स इज अ पुश और पुल which is a factor that helps to change the position of the object, या फिर that helps the object to execute motion, ठीक है। ये हमारे पास में डेफिनेशन होती है बुक्स में, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये देसी लैंग्वेजेस में डेफिनेशन क्या होती है फोर्सेस की, ठीक है। मैं आपको पिछले लेक्चर में या फिर पिछले चैप्टर में लेके जाता हूँ, मोशन चैप्टर में, कि हमने मोशन को डिफाइन कैसे किया था कि पोजीशन चेंज हुई तो मोशन हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे एकदम बैठा हुआ है, इसके टाइम के साथ में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो ये रेस्ट पे है, ठीक है। चलो मान लिया मैंने रेस्ट पे, भैया ये रेस्ट पे है, ठीक है, चलो मान लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको खींचा, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, मैंने इसको खींचा तो इसकी पोजीशन चेंज हुई, पहले कहाँ था, यहाँ था, और बाद में कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, तो इसकी पोजीशन चेंज हुई, इसने मोशन किया, ठीक है। तो मैंने जब इसको खींचा तब इसका मोशन हुआ, ठीक है, और जब मैंने इसको धक्का दिया तब भी इसका मोशन हुआ, ठीक है। दोनों टाइप में मोशन हो रहा है, मैंने जब इसको खींचा तब भी मोशन हुआ, और मैंने जब इसको धक्का दिया तब भी मोशन हुआ, ठीक है। तो जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को पुल करता हूं तो भी मोशन होता है, और जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को पुश करता हूं तब भी मोशन होता है। पुल करना मतलब खींचना, और पुश करना मतलब धक्का देना, ठीक है। ये तो इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट है, गूगल पे करोगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो खींचना और धक्का देना हमारे पास में इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है पुल और पुश में, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास में है फोर्सेस में। तो फोर्स क्या होता है, खींचना या फिर धक्का देना बेसिकली, और आगे एडवांस में भी हम पढ़ेंगे, मगर फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है कि खींचना या फिर धक्का देना
या फिर पोजीशन चेंज करवाना किसी ऑब्जेक्ट की, अगर वो एक ही पोजीशन पे था, ठीक है, तो वो हमारे पास में फोर्स कहलाता है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, अगर वो किसी एक फिक्स पोजीशन पे है तो मैंने उसकी पोजीशन चेंज करी तो मेरे को एक फोर्स अप्लाई करना पड़ा, या तो वो पुश की फॉर्म में करना पड़ा या फिर पुल की फॉर्म में अप्लाई करना पड़ा, तो उसकी पोजीशन चेंज हुई, ठीक है, और उसने मोशन किया। यहां तक आई बात समझ में कि फोर्स क्या होता है और फोर्स कैसे हेल्प करवाता है मोशन में, ठीक है। तो ये तो फंडामेंटल फैक्टर हो गया या फिर बेसिक फैक्टर हो गया, ठीक है। मोशन में भी हमने बेसिक फैक्टर पोजीशन ही पढ़ा था, फिर हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे गए थे, स्पीड वेलोसिटी पे गए थे और आगे वाले फैक्टर्स पे गए थे, है ना। तो बेसिक फैक्टर हमारे पास में क्या हुआ कि पोजीशन चेंज हुई, कैसे? फोर्स की वजह से, कि पुश और पुल लगा तो पोजीशन चेंज हुई, ठीक है। चलो अब डेफिनेशन तो लिख देते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। फोर्सेस, फोर्सेस क्या होते हैं? फोर्स, इट इज अ पुश और पुल which helps in the change of position of an object, ठीक है। फिर विच हेल्प्स इन द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलो ये भी मैंने मान लिया कि पोजीशन चेंज करने में फोर्स हेल्प करता है। अब मैं आपको एक चीज, एक ऐसा एग्जांपल बताऊंगा जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि पोजीशन चेंज नहीं हो रही है फिर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब मैं उससे पहले आपको टाइप्स बताता हूँ कि इन टाइप्स में, इन फोर्सेस के टाइप्स क्या क्या होंगे, ठीक है। थोड़े बहुत टाइप्स देखते हैं, फिर आपको मैं ऐसी ट्रिक बताता हूँ या फिर एक ऐसा छलावा बताता हूँ कि पोजीशन चेंज नहीं हो रही है फिर भी हम बोल रहे हैं कि मोशन हो रहा है, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं। डेफिनेशन बताता हूं फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। अपना तरीका तो यही है ना। चलो सबसे पहला है मेरे पास में, सबसे पहला आता है मेरे पास में बैलेंस्ड फोर्सेस और सेकंड आता है मेरे पास में अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस मेरे पास में आता है इनके टाइप्स में। अब बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होता है, ध्यान से देखो। इस ऑब्जेक्ट को देखो, मैंने इसको धक्का दिया तो इसकी पोजीशन चेंज हुई और इसने मोशन किया। मैंने इसको खींचा, इसकी पोजीशन चेंज हुई और इसने मोशन किया। अब मैंने क्या किया, मैं इधर से भी धक्का दे रहा हूं और मैं इधर से भी धक्का दे रहा हूं, तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है क्या? अब ये देखो, मैं इसको सेम अमाउंट से सेम ताकत से दोनों डायरेक्शन में धक्का दे रहा हूं, इधर भी सेम ताकत और इधर भी सेम ताकत, तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। एक तो धक्का देना और एक खींचना, है ना। तो खींच भी रहा हूं, अगर मैं खींच भी रहा हूं तो भी इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो अगर मैं सेम ताकत से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं, ये एक ऑपोजिट और ये एक ऑपोजिट, ठीक है। तो जब मैं सेम ताकत से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती, अभी तक के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है, ठीक है। बाद में मैं बताऊंगा वो भी होगी, पोजीशन चेंज भी होगी, मगर अभी तक के लिए मान लो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। चलो ठीक है, मैंने समझ लिया कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। चलो अब मैंने क्या किया, इधर से पकड़ा और इधर से पकड़ा, यहां से कुछ ताकत लगाई और यहां से कुछ ताकत लगाई, मगर इस डायरेक्शन में थोड़ी सी ज्यादा ताकत लगा दी, ठीक है। ये वाली ऐसी ताकत लगा दी, ठीक है, यहां से ज्यादा ताकत लगा दी तो इसकी इधर इस डायरेक्शन में ये मूव करने लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में इस डायरेक्शन में थोड़ा ज्यादा फोर्स आया और इस डायरेक्शन में थोड़ा सा कम फोर्स आया, ठीक है। फोर्स वो मूवी नहीं है जो जॉन अब्राहम ने निकाली थी, है ना। फोर्स एक क्वांटिटी है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा फोर्स लगाया तो यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ कम फोर्स लगाया तो इसकी पोजीशन में चेंज आया, ठीक है। तो जब मैंने सेम क्वांटिटी का फोर्स लगाया तब पोजीशन चेंज नहीं हुई, और डिफरेंट क्वांटिटी का फोर्स लगाया ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये वाली भी हो सकती है और ये वाली भी हो सकती है, डिफरेंट अमाउंट का फोर्स लगाया ऑपोजिट डायरेक्शन में तो पोजीशन चेंज हुई, ठीक है। तो जब मैं सेम अमाउंट का फोर्स लगाता हूँ ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वो होता है बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। बैलेंस रहेगा तभी तो सेम सेम अमाउंट का रहेगा तभी तो बैलेंस्ड होगा ना। इधर से
हमारे पास में लाइफ में भी सब चीजें बैलेंस रहती तभी तो हम स्टेबल रहते हैं। तो ये स्टेबल है ना अगर बैलेंस है तो हमारे पास में अगर बैलेंस्ड फोर्स है तो अमाउंट ऑफ फोर्स सेम है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस सेम नहीं है। तो बैलेंस फोर्स क्या हुआ, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस की क्वांटिटी या फिर फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहता है, मतलब फोर्स का जो अमाउंट है वो सेम रहता है, वो होता है हमारे पास में बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स इसका उल्टा, जब फोर्सेस की क्वांटिटीज या फिर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड या फिर फोर्स की जो भी वैल्यू है वो सेम नहीं रहती ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमारे पास में ये जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, या फिर नेट फोर्स अप्लाई होता है जिसमें ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है। चलो यहाँ तक आई बात समझ में। अब ऐसे तो टग ऑफ वॉर नहीं होता, टग ऑफ वॉर, उसमें भी देखा होगा आपने कि एक डायरेक्शन में खींचा चला जा रहा है, उस उधर से भी फोर्स लगा रहा है और इधर से भी फोर्स लगा रहा है, जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में वो खींचे चले जाते हैं ना, और अगर सेम फोर्स लग रहा है तो वो वहीं पे रहते हैं, ठीक है। क्रिश 3 में नहीं, क्रिश में देखा होगा आपने, अगर आप पुरानी मूवीज देखी होगी आपने, अभी तो आप बच्चे हो ना, मैं जब था बच्चा तब आई थी वो मूवी। तो उस सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रहे हो सेम क्वांटिटी का, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो सेम क्वांटिटी का, तो पोजीशन चेंज नहीं होगी, और अगर डिफरेंट क्वांटिटी का फोर्स लगा रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास में होता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। चलो ये होता है हमारे पास में बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस। मैं आपको बैलेंस फोर्सेस की और अनबैलेंस फोर्सेस की डेफिनेशन लिखा देता हूँ सबसे पहले। व्हेन an equal amount of force is applied in opposite direction, then the force is known as balanced force, ठीक है। when then the force is known as balanced force। अब unbalanced force मतलब when an unequal amount of force is applied in opposite direction, then it results in a net force that is known as and this is known as unbalanced force, ठीक है। ये हमारे पास में होते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस और ये होते हैं हमारे पास में अनबैलेंस्ड फोर्सेस। जब मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम लगाता हूँ फोर्स तो बैलेंस्ड फोर्स, और ऑपोजिट डायरेक्शन में अनइक्वल लगाता हूँ तो अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एक मिथ जो आपकी बुक्स में भी लिखा होगा कि फोर्सेस के टाइप्स में या फिर फोर्सेस का क्या क्या इफेक्ट होता है हमारे पास में ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, वो इफेक्ट्स या फिर कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे होंगे आपकी बुक्स में। उसका एक मिथ बताता हूँ आपको मैं कि ये जो पोजीशन या फिर डिफॉर्मेशन बताते हैं आपको वो कैसे पोजीशन में हेल्प करता है। अभी बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा मगर अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारे पास में जो बुक्स में लिखा हुआ है वो मैं आपको लिखाता हूँ कि सबसे पहले मेरे पास में फोर्सेस का क्या इफेक्ट होता है ऑब्जेक्ट्स पे। एक तो पोजीशन चेंज हो सकती है, ठीक है। इट हेल्प्स इन द चेंज इन पोजीशन या फिर मोशन बेसिकली, ठीक है। मोशन करवा रहा है ऑब्जेक्ट का, चेंज इन पोजीशन हो गई तो मोशन हो गया। इट हेल्प्स इन द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एक तो ये हो गया, चलो ये मैंने मान लिया। अब दूसरा क्या है मेरे पास में, इट हेल्प्स टू स्टॉप ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एक ही मेरे पास में ये, अब मेरे पास में देखो यहाँ पे मैंने इसको फेंका
तो यहाँ से कुछ वेलोसिटी से जा रहा है, कुछ भी स्पीड या फिर वेलोसिटी से जा रहा है। अब मैंने क्या किया, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो ये इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो ये रेस्ट पे आ गया, ठीक है। तो स्टॉप करने में भी काम आता है। एक और मेरे पास में होगा, इट हेल्प्स इन या फिर इट हेल्प्स टू चेंज स्पीड, ठीक है। इट हेल्प्स टू चेंज स्पीड। अब देखो मैंने इसको धक्का दिया, ठीक है, कुछ वेलोसिटी से घूम रहा है, फिर स्पीड से घूम रहा है। अब मैंने इसको थोड़ा सा और धक्का दे दिया, फिर थोड़ा सा और फोर्स दे दिया, तो और इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, है ना। तो मेरे पास में ये एक फैक्टर आया एक और। अब ये जैसे तो आपने स्विंग्स में भी देखा होगा, है ना, झूला झूलते तो और ज्यादा धक्का देते तो और ऊपर जाते हैं ना, तो फोर्स अप्लाई किया तो उसकी और स्पीड बढ़ गई, है ना। तो ये तीनों चीजें आई। एक और चीज आती है मेरे पास में जो कि होती है इट हेल्प्स या फिर इट डिफॉर्म्स ऑब्जेक्ट्स। इट हेल्प्स डिफॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं आपको इससे बताता हूँ ये कि क्या ये कैसा मिथ है, ठीक है। चलो, इट हेल्प्स इन डिफॉर्म ऑब्जेक्ट मतलब कि अगर मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ, कोई एक ऐसा तरीके का ऑब्जेक्ट है जो आसानी से तोड़ मोड़ सकते हैं उसको, तो अगर मैं उसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ तो वो डिफॉर्म हो जाता है, मतलब वो ऐसा उबड़ खाबड़ सा हो जाता है। देखो मेरे पास में यहाँ पे एक क्ले है, ठीक है। अगर मेरे पास अभी तो देखो यहाँ पे एक बिल्कुल सर्कल है, एकदम स्फीयर है, सॉरी स्फीयर है ना। तो मेरे पास में यहाँ पे स्फेरिकल क्ले है, जब मैं इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स और इस डायरेक्शन में फोर्स दोनों डायरेक्शन में लगाऊंगा तो ये डिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो डिफॉर्म हो गई, ठीक है। तो ये डिफॉर्म हुई, तो अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं अगर फोर्स लगा रहा हूं तो मैंने क्या बोला कि ये डिफॉर्म हो गई। ऐसे भी बोल सकता हूँ कि इसने मोशन तो किया नहीं। देखो यहाँ पे स्फीयर था पहले, वापस से मैं स्फीयर बनाता हूँ थोड़ी देर के लिए, समझना कि अगर यहाँ पे स्फीयर है, ठीक है, अब मैं यहाँ से भी फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ से भी फोर्स लगा रहा हूँ, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, यहीं पे है ना, मगर ये क्या हो रहा है, ये डिफॉर्म हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये तो रेस्ट पे था, ठीक है, ये रेस्ट पे था, ये बॉडी रेस्ट पे थी, मगर ये जो बॉडी है वो क्या एक पूरी बॉडी है? ये क्या पूरी बॉडी है? अगर मैं इसके छोटे छोटे ऐसे हिस्से निकालू, ये भी बॉडी बन गई। एक और हिस्सा निकालू तो ये भी बॉडी बन गई, है ना। बहुत सारी बॉडी, एक बॉडी में मेरे पास में बहुत सारी बॉडीज छुपी हुई होती है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि वो रेस्ट पे ही थी। वो ओवरऑल बॉडी रेस्ट पे थी, मगर उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स छोटी छोटी बॉडीज थी, अब ये भी तो, ये क्ले भी तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। तो मान लो ये यहाँ पे अभी ये क्ले है, ठीक है, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे अगर मैं इसको डिफॉर्म करूंगा तो थोड़ी देर में ये पार्टिकल ऐसा हो जाएगा, तो पहले यहाँ पे था और ये थोड़ा अंदर चला गया, तो इसकी पोजीशन तो चेंज हुई ना। तो अगर मैं इसको डिफॉर्म भी कर रहा हूँ तो भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी, उस पूरे ऑब्जेक्ट की नहीं, मगर उसके अंदर छुपे हुए छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो ये देखो अगर मेरे पास में यहाँ पे एक क्ले है, ठीक है, तो मेरे पास में देखो पर्पल क्ले है और मेरे पास में यहाँ पे व्हाइट क्ले है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा या फिर इनको इनके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो अभी पोजीशन व्हाइट की यहाँ पे है, मगर अभी इसको पूरा बॉडी कंसीडर करूं तो पहले व्हाइट की पोजीशन यहाँ पे, मगर इसको डिफॉर्म किया तो व्हाइट की पोजीशन यहाँ पे हो गई, तो पोजीशन में चेंज तो आया ना व्हाइट वाले ऑब्जेक्ट का या फिर व्हाइट वाली बॉडी का। अगर मैं व्हाइट वाली को भी एक इंडिविजुअल बॉडी मानूं तो मतलब कि डिफॉर्मेशन में भी पोजीशन चेंज होती है, मतलब डिफॉर्मेशन में भी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो भी मोशन करते हैं, ठीक है। सो अब समझ में आया कि बॉडीज जो है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को या फिर बॉडी को बोलता हूँ कि वो ऑब्जेक्ट है या फिर बॉडी है, वो भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से मिलके बना हुआ होता है। अब बॉडी को मैं बॉडी क्यों बोलता हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो छोटी छोटी बॉडीज छुपी हुई है वो साथ में वर्क करी। अब देखो इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, अगर मैं इसको उधर फेंकता हूं, है ना, अगर मैं उसको उधर फेंकता हूं तो सारे पार्टिकल साथ में गए, है ना, वो साथ में थे, है ना। सो सारे पार्टिकल साथ में थे, उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, तो इसलिए मैंने उसको पूरी एक बॉडी बोला, ठीक है। तो छोटे छोटे बॉडी से मिलके हमारे पास में एक बड़ी बॉडी बनती है। समझ में आया यहाँ तक? सो यही था हमारे पास में ये क्ले का कॉन्सेप्ट या फिर डिफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट। समझ में आया यहाँ तक? अब मैं वापस से आपको क्ले दिखा देता हूँ या फिर क्ले लेके आता हूँ। एक छोटी सी ज्ञान की बात बताता हूँ। मैं थोड़ा सा क्ले से खेल रहा था तब मैंने सोचा था, वैसे तो मेरे को इतना ज्ञान वो वैसे मोटिवेशन देना पसंद नहीं है, मगर देखो यहाँ पे मेरे पास में डिफॉर्म बॉडी है या फिर डिफॉर्म क्ले, है ना। कोई भी आपकी डिफॉर्म बॉडी या फिर डिफॉर्म क्ले को मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये आपकी ये स्किल है, ठीक है, ये आपकी स्किल है। आपको इस स्किल को मास्टर करना है तो आपको इस स्फेरिकल फॉर्म में जाना पड़ेगा,
ठीक है। आपको ये स्किल को अगर मास्टर करना है, ये थोड़ी बहुत अभी आपकी मास्टर नहीं है ना, आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा, तब मैं मानूंगा कि आपने वो स्किल मास्टर कर ली है। अभी मास्टर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ग्राइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आएगी, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आएगी, मगर धीरे 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 आप मोल्ड होना चालू हो गए, फिर आपको थोड़ा बहुत आसान लगने लगेगा, है ना, मोल्ड करना खुद को वापस, और आसान 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 आसान, ऐसे आप आपकी स्किल को सीखते हुए सीखोगे, ठीक है। तो आप धीरे, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आती है ना, किसी को भी किसी भी चीज में मोल्ड करने में खुद को, तो पहले आप खुद को मोल्ड करने में बहुत दिक्कत आती, बाद में फ्लो में आ जाती है सारी चीजें, है ना। तो ये थोड़ी बहुत ज्ञान की बात देनी थी मेरे को। तो ये सारी चीजें थी मेरे पास में अभी तक के लिए। अभी तक समझ में आया कि मेरे पास में पोजीशन चेंज हुई डिफॉर्मेशन के केस में भी, तो बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स मेरे पास में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसमें, एक ऑब्जेक्ट को मोशन कराने में या फिर रेस्ट पे रखने में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थोड़ी बहुत और कॉम्प्लेक्सिटीज पे, ओवरव्यू देखने में थोड़ा बहुत और, ठीक है। चलो अब अपन आ जाते हैं लॉज ऑफ मोशन पे। फोर्सेस तो हमने पढ़ लिए, थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लिया फोर्सेस के बारे में, और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ लेंगे। अब हम चलते हैं ये लॉज ऑफ मोशन पे कि ये लॉज ऑफ मोशन क्या है। लॉज ऑफ मोशन एक ऐसे इंसान ने दिए थे जिस इंसान को आज की डेट में बहुत ज्यादा हेट मिलती है, ठीक है। बहुत पहले देखे चले गए, मगर आज की डेट में उनको बहुत ज्यादा हेट मिलती है, क्योंकि सिलेबस बढ़ा के चले गए बच्चों का, है ना। मगर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था उन्होंने साइंस में, ऑल्दो कौन ही देखता है उसको, है ना, मगर उनको बहुत ज्यादा हेट मिलती है। ये देख सकते होगे आप, ये वीडियोस में बहुत सारे हेट मिलती है उनको, बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, मगर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें या फिर इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है साइंस में, है ना। अब क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है वो हम पढ़ेंगे, इतना डीप में नहीं जाएंगे, मगर इस चैप्टर में क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है उन्हें वो पढ़ेंगे। सो लॉज ऑफ मोशन दिए थे हमारे पास में न्यूटन ने, ठीक है, न्यूटन ने। अब पहले, इसके पहले भी किसी ने दिए थे, वो ज्यादा नहीं दिए थे, एक लॉ ही छोटा सा दिया था, वो भी पूरा नहीं था, गैलीलियो ने दिया था, मगर न्यूटन ने दिए थे हमारे पास में बेसिकली पूरे सारे लॉज। 3 लॉज है हमारे पास में, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। 3 लॉ है जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन। अब ये लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, क्यों, ये इस क्यों का रीजन देते हैं। पहले हम पिछले चैप्टर में कैसा देख रहे थे कि कैसे हुआ मोशन, अब हमें रीजन देखना है कि क्यों हुआ। तो ये लॉज ऑफ मोशन हमें बताते हैं कि ये मोशन क्यों हुआ, क्या रीजन था इस मोशन के होने के पीछे, ठीक है। ये 3 लॉ होते हैं हमारे पास में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब जैसे सीक्वेंस 1 2 3 वैसे इन लॉज के नाम है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। हमारे पास में ये तीनों लॉ है, पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ। इसके और अलग अलग नाम भी है इन लॉज के, मगर बेसिकली या फिर फंडामेंटल ये नाम है इनके, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस लेक्चर में मैं आपको प्रीव्यू दे देता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारे लॉज ऑफ मोशन से, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट it will remain at rest, and an object when an object is at motion it will remain at motion until and unless an external forces apply on it, ठीक है। डेफिनेशन पे इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो मोशन ही करता रहेगा, और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा until and unless, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, ठीक है। मैंने इसको फोर्स दिया तो ये मोशन करता रहेगा, ठीक है। तो क्या है, when an object is at rest it will remain at rest, and an object is in motion it will remain in motion until and unless an external force is applied on it, ठीक है। ये बेसिक लॉ है मेरे पास में कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो मोशन रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन ही करता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता, ठीक है। अब जो मैंने बताया था ना कि रेस्ट पे, मतलब अगर सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स अप्लाई कर दूंगा तो रेस्ट पे ही रहेगा, उसका भी मिथ मैं आपको अगले लेक्चर में क्लियर करूंगा, ठीक है। अब उससे पहले, लेक्चर खत्म करने से पहले मैंने बोला कि बॉडी मोशन ही करती रहेगी अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। मैंने इसको फोर्स दे दिया इस ऑब्जेक्ट को या फिर इस बॉडी को, थोड़ी देर बाद में मैंने क्या बोला फर्स्ट लॉ से कि मोशन ही करती रहनी चाहिए, मगर ये तो मोशन करते 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 रुक गई थोड़ी देर में, ठीक है। अभी थोड़ी और स्पीड कम हो गई, थोड़ी देर बाद में देखना रुक जाएगी।
तो ऐसा क्या हुआ, ठीक है? तो ये तो लिमिटेशन हो गया, फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फेल हो गया क्या? नहीं, ठीक है? ये चीजें हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है? तो अभी तक के लिए क्या पढ़ा हमने कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट will remain at rest and an object in motion will remain in motion until and unless an external force is applied on it, ठीक है? अब मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है, फिर भी ये रेस्ट पे आ गई, तो इसका रीजन हम देखेंगे बाद में या फिर अगले लेक्चर में, ठीक है? तब तक के लिए ये सारी चीजें हमने पढ़ी, अब हम चलते हैं, बाय बाय।